स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है ये चैप्टर, ठीक है। इसका पार्ट 2 देख रहे हैं, जहाँ से विल कंटिन्यू फ्रॉम लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड रिसोर्सेज में क्या है, अब देखो हम जो है लैंड, हम रहते कहाँ हैं, हम लैंड पे रहते हैं। हम सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लैंड पे करते हैं। हम लैंड को बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। और लैंड जो है एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसके अपने आप में अटमोस्ट बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ठीक है। अब एक पल को इमेजिन करके देखो कि लैंड ही नहीं है, तो फिर सोचो क्या होगा, है ना। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कहाँ, पहले तो सोचो रहेंगे कहाँ, पानी में तैरते रहेंगे तो नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो लैंड के बिना एक तो रह ही नहीं सकते। दूसरा, चलो लैंड होती भी है पर ज़मीन में और क्या क्या चीज़ें होती है, तो देखो नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम जो भी करते हैं हम लैंड पे करते हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब कुछ लैंड पे है। तो लैंड क्या अनलिमिटेड है? नहीं, लैंड जो है वो फाइनाइट है, लिमिटेड है। लिमिटेड उसका मैग्नीट्यूड है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड है। तो हमें जो है जितनी लैंड हमारे पास अवेलेबल है उसे बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। इसलिए लैंड हमें कैसे कैसे यूज़ करनी है, लैंड का कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, कैसे करनी चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब इंडिया जो है ना, इंडिया हैज़ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। मतलब इतनी, जहाँ ना सारी चीज़ें तुम्हें इंडिया में मिल जाएगी, वो पूरे वर्ल्ड में तुम्हें किसी और एक कंट्री में नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें कोई ऐसी कंट्री चाहिए ना जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी डाइवर्सिटी हो, जहाँ तुम्हें हर एक तरह का मौसम देखने को मिल जाए, जहाँ तुम्हें हर तरीके के फिजिकल फीचर्स देखने को मिल जाए, तो बस इंडिया आ जाओ, सब देखने को मिल जाएगा, है ना। जैसे हमारे पास आइलैंड्स है, ठीक है, हमारे पास कोस्टल एरियाज़ भी है। वैसे कोस्टल एरियाज़ और आइलैंड्स इज़ काइंड ऑफ सेम, बट कोस्टल एरियाज़ जो है वो हमारे कंट्री से कनेक्टेड होते हैं, बट आइलैंड्स जो है वो कंट्री से अलग होते हैं। तो हमारे पास 2 आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार और एक है लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास माउंटेन्स है, माउंटेन्स के बाद प्लेन्स है, प्लेन्स के बाद प्लेट्यू है, प्लेट्यूज, ठीक है। तो ये सारे जो है ये इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद इंडिया में क्लाइमेट भी सारा ही होता है, तो सबको पता ही है। तो हम 3 ब्रॉडर कैटेगरी में जो क्लासीफाई करते हैं ना हमारे रिलीफ फीचर्स को, वो होता है माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन और आइलैंड, ठीक है। ये 4 होते हैं। अब जो आइलैंड है एक तरह से वो भी तो प्लेन लैंड है ना, या थोड़ा प्लेट्यू जैसे रीजन हो सकता है, थोड़ा अगर उठा हुआ है तो, डिपेंडिंग अपॉन द आइलैंड। लेकिन तो वैसे हम 3 पार्ट्स में उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, प्लेन्स, माउंटेन्स और प्लेट्यू, जो मेन होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका ये वाला बेटर है, 43% जो है वो प्लेन्स है, 43%, 30% माउंटेन्स है और 27% प्लेट्यूज है, ठीक है। तो ये हो गया लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स। जो इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स है उनके अंदर कितना परसेंटेज है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम्हें वैसे ही याद हो जाएगा, ये देखते रहोगे ना, बार बार देखते देखते भी चीज़ें याद हो जाती है। अब देखो, अब जो प्लेन है वो एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है मेरे लिए। माउंटेन्स है वो इंश्योर करते हैं कि पेरेनियल फ्लो रहे रिवर्स का। पेरेनियल फ्लो का मतलब क्या होता है, जैसे गंगा है, गंगा सर्दियों गर्मियों बहती रहती है, ब्रह्मपुत्र सर्दी गर्मी बहती रहती है, इंडस सर्दी गर्मी बहती रहती है, चाहे कैसा भी क्लाइमेट हो पूरे साल बहेंगी। बट कुछ होती है हमारी सीजनल रिवर जो बहुत छोटी छोटी होती है, जिनके सूखने के चांसेस भी होते हैं कि हो सकता है गर्मियों में सूख जाए, ठीक है। जिनका फ्लो जो है वो गर्मियों में बहुत कम हो जाता है। तो फ्लो तो गंगा वगैरह का भी कम होता है, पर वो कम वैसे कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन नहीं, गर्मियों में फ्लो नहीं, सर्दियों में फ्लो कम होगा, ठीक है, विंटर्स में होगा। तो उस केस में क्या होता है, ये होता है पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। फिर टूरिज्म, टूरिज्म मतलब टूरिस्ट आए, अट्रैक्टिव प्लेस का क्या लगती है, माउंटेन्स, घूमने का मन करता है ना, पहाड़ों पे जाएं, या तुम्हें कभी वैसे जाने का मन करता है कि किसी धूप जैसी जगह पे जाएं। ज़्यादातर लोगों का मन आइलैंड, माउंटेन्स जैसी जगह पे जाने का करता है। फिर उसके बाद 27% एरिया प्लाट्यू का है। प्लाट्यू जो है जगह जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजर्व्स है मिनरल के, फॉसिल फ्यूल्स के और फॉरेस्ट के, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड जो है वो एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड की है मेरे पास। अब उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं इंडिया में, या इंडिया में कैसे कर रहे हैं, और लैंड यूटिलाइजेशन होता कैसे है। तो पहले तो फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट में लैंड चला गया, ठीक है भाई, चला गया लैंड। फिर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। अब लैंड कुछ ऐसी होती है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती है।
ऐसी लैंड जो है वो दो वजह से कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि या तो वो बैरन और वेस्ट लैंड होती है। बैरन और वेस्ट लैंड मतलब बेजान है, उसमें फर्टिलिटी नहीं है, उसके अंदर क्षमता नहीं है कि वहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाए, वहाँ खेती हो सके। और दूसरा क्या है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जैसे कि हमने वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह, रोड वगैरह ये सब कुछ बना दिया है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों में एक तो लैंड चली गई। उसके बाद है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब कुछ लैंड ऐसी होती है जिनको जानबूझ के अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, जैसे कि परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, मतलब कि जहाँ पे गाय वगैरह भैंस वगैरह जो है वो चरने के लिए आती हैं, तो वो हमने कल्टीवेट नहीं करी ताकि वहाँ पास्चर वगैरह बना रहे। लैंड अदर मिसलेनियस ट्रीज ग्रूव्स, मतलब कि कुछ होते हैं ना जंगली पेड़ वगैरह उग जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी रखा हुआ है हमने। फिर कल्टिवेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years। अच्छा, ये चीज़ आपको पता होगी कि जब भी कहीं ज़मीन पे खेती की जाती है, वैसे ये बहुत पुराना मेथड है, लेकिन खेती जब की जाती थी ना, जैसे ट्राइब्स वगैरह करते हैं, तो वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं कि जैसे ये ज़मीन है, यहाँ पे इन्होंने क्रॉप्स उगा लिए, उसके बाद जो है वो यहाँ पे आग लगा देंगे। इससे क्या होता है कि जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो दोबारा से मेंटेन हो जाती है, तो वो दोबारा उस पर कुछ टाइम बाद फिर दोबारा खेती करते हैं और इतने वो किसी और ज़मीन पे खेती कर देते हैं। तो कल्टिवेबल वेस्ट लैंड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी ज़मीन जहाँ पे खेती 5 से ज़्यादा साल से नहीं हुई है, मतलब 5 साल से खेती उस जगह पे हुई नहीं है, उसको बोलते हैं कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। तो हमने वो जगह भी छोड़ रखी है, तो ये होगी अदर अनकल्टिवेटेड वाली। फिर होती है फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स में हमारी क्या क्या हो गई, तो एक हो गया करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो। अब ये करंट फैलो क्या होता है, लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर वन और मोर देन वन एग्रीकल्चर, मतलब कि ये लैंड है, यहाँ पे खेती नहीं हुई है, यहाँ पे मैंने जो है एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया, फार्मिंग नहीं करी है, और लेकिन मैंने यहाँ पे फार्मिंग 1 ईयर तक नहीं करी है, 1 साल तक नहीं करी है। लेकिन अगर कोई ऐसी ज़मीन है जो अनकल्टिवेटेड है 1 से लेके 5 साल तक, तो वो आ जाएगा हमारा अदर दैन करंट फैलो के अंदर, ठीक है। उसके बाद है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच, ओके, हाँ, अच्छा, इसकी डेफिनेशन आ गई है एनसीईआरटी में। पहले ना नेट सोन एरिया की डेफिनेशन एनसीईआरटी में थी नहीं, ये जो तुम्हारा नई बुक आई है ना इसके अंदर है। तो नेट सोन एरिया क्या है, फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड। एक ऐसी लैंड का फिजिकल एक्सटेंट, मतलब लैंड जो है जहाँ पे क्रॉप्स को किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है, वो होता है नेट सोन एरिया। और एरिया सोन मोर देन वंस एग्रीकल्चर एरिया प्लस नेट सोन एरिया ग्रॉस क्रॉप एरिया होता है। मतलब कि जो नेट सोन एरिया है उसमें मैं और क्या देखो, नेट सोन एरिया क्या है, जहाँ जहाँ खेती हो रही है। लेकिन मान लो कोई ज़मीन ऐसी है जहाँ पे 1 साल के अंदर 2 बार खेती हो रही है ना, तो वह उस चीज़ को भी जब हम प्लस कर देते हैं 1 साल के अंदर जो खेती होती है, तो वो बन जाता है हमारा ग्रॉस क्रॉप एरिया। ये नेट सोन एरिया की जो डेफिनेशन है ये 1 मार्क में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी वैसे सीबीएसई ने कोई ऐसा फॉर्मेट रिलीज़ किया नहीं है, बट एमसीक्यू में आ सकता है। फिर अभी जैसे तुम्हारे एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे पीटीज़ वगैरह होते हैं, नॉर्मल PA1 या जो भी होता है स्कूल में तुम्हारे, तो वो जैसे 20-30 मार्क्स के आते हैं या 25 के, तो उसमें अगर वो लोग पैटर्न में 1 मार्क कर लेते हैं तो ये डेफिनेशन आने के चांसेस रहते हैं। अब लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया में कैसे, तो देखो लैंड यूज़ पैटर्न है कि लैंड मुझे कैसे यूज़ करनी है, कितनी यूज़ करनी है, वो फिजिकल चीज़ पे बेस्ड होता है, फिजिकल फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। फिजिकल फैक्टर्स मतलब टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल की टाइप कैसे है। फिर जो ह्यूमन फैक्टर्स पे बेस्ड होता है, 2 फैक्टर्स पे बेस्ड होता है कि लैंड पैटर्न कैसा होगा, एक फिजिकल फैक्टर और एक ह्यूमन फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में क्या हो गया कि सॉइल वगैरह कैसी, क्योंकि देखो सॉइल अच्छी होगी तो वहाँ पे उस जगह पे हम खेती कर सकते हैं, तो उससे लैंड यूज़ पैटर्न होगा कि हाँ ये जगह लैंड की ये खेती के लिए जा रही है। ऐसी क्लाइमेट, टोपोग्राफी, इन सब की होता है। ऐसे ह्यूमन फैक्टर्स में पॉपुलेशन कितनी है, टेक्नोलॉजी कितनी है, इनके कल्चर कैसे हैं, ट्रेडिशन कैसे हैं, इन सारी चीज़ों पे बेस्ड होता है। अब क्या है, जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया का जो टोटल एरिया है जियोग्राफिकल, वो 3.28 मिलियन स्क्वायर है, ठीक है। और जिसमें जो लैंड यूज़ डेटा है वो सिर्फ 93% हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वगैरह जो है वहाँ पे मतलब ड्यू टू सम रीजंस पूरी तरीके से सर्वे वगैरह नहीं हो पाए। और जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के भी कुछ एरियाज़ है जो चाइना ने और पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करे हुए हैं, इस वजह से सर्वे नहीं हो पाए। तो 93% टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है उसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब क्या है, जो लैंड है ना, द लैंड अंडर द परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज। जो परमानेंट पास्चर बने हुए थे ना, उसकी लैंड जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है,
तो इधर 1960 हो गया और ये 2014 to 15 हो गया। तो यहाँ पे देखो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट 18.1 थे, फॉरेस्ट अब ग्रो हो गए हैं। ऐसी बैरन और अनकंट्रोलेबल लैंड था, ये पहले ज़्यादा था, अब ये कम हो चुका है। फिर एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ये पहले 4.97 था, ये बढ़ गया है, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस है। फिर परमानेंट पास्चर्स एंड ऑल 4.71 थे, फिर कम हो गए हैं। फिर एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज, पहले 0.50 आते थे, अब कम हो चुके हैं। उसके बाद कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, तो ये जो कल्टिवेबल वेस्ट लैंड है ये जो है पहले 6.23 था, मतलब ये भी था पहले अच्छा खासा, ये भी कम हो गया है। फिर फैलो लैंड, ये पहले से बढ़ गया है। फिर करंट फैलो पहले 3.73 था, अब बढ़ गया है, ठीक है। और नेट सोन एरिया पहले जितना था उससे कम हो चुका है, नेट सोन एरिया पहले जितना था ये कम हो चुका है, ठीक है। तो ये हमें जो है अलग अलग डेटा से समझ में आया कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास है कि ये जो है ना, जैसे कि एक बार ये रीड कर देती हूँ मैं। How are we able to feed huge population? Most of the other than current fallow lands are either poor quality or cost of cultivation is very high. तो खेती क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन या तो ज़्यादा होता है या वो बंजर ज़मीन होती है। हैंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 ईयर्स। तो इन्हें कभी कभी खेती 2 से 3 साल में कभी कभार या 2 बार कर दी जाती है। फिर जो हमारा परसेंटेज है नेट सोन एरिया का, तो इंडिया का नेट सोन एरिया का परसेंटेज 54% है। ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया में देखूँ तो वो 54% है नेट जोन एरिया, क्योंकि वो नेट जोन एरिया प्लस वो सब कुछ होता है। और उसके बाद क्या है, अब क्या है कि जो अब देखो नेट जोन एरिया जो है, नेट जोन एरिया को ना आप जनरली कंसिडर कर सकते हो एग्रीकल्चर के साथ, या मैं कहूँ तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं फार्मिंग के साथ, कि जितना नेट जोन एरिया ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि खेती उतनी ज़्यादा हो रही है देश के अंदर, ठीक है। अब देखो जो नेट जोन एरिया है ना, ये भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड करता है, तो जैसे कि देखो जो नेट जोन एरिया है वो कम से कम 80% है, 80% है पंजाब और हरियाणा में। क्यों 80% है? वहाँ पानी अच्छा है, वहाँ प्लेन एरिया, मतलब पानी क्या वैसे उसमें लेते हैं वो लोग, अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, बट स्टिल वहाँ पे इन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे प्लेन एरिया है। लेकिन जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड, इन सब पे सिर्फ 10% जो है फार्मिंग होती है। वहाँ का एरिया सिर्फ नेट जोन एरिया 10% है। रीज़न क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी, वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में थोड़े वाटरफॉल्स आ जाते हैं, थोड़ा हाई रीजन आ जाता है, इस वजह से। देखो ये ना फाइंड आउट द रीज़न, ये भी हमने निकाल लिया। अब जो हमारी इंडिया है ना, इंडिया में 33% आपका टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है ये डिज़ायर्ड होता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो कि 1952 की थी। लेकिन जो है लेकिन क्या होता है, रीज़न बीइंग हमारे यहाँ पे ये 33% से भी कम है। अब ये 33% की क्यों क्राइटेरिया सेट किया है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे उसके लिए 33% जो है वो होना ही चाहिए। जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, तो फॉरेस्ट पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे ये है, फॉरेस्ट पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि वेस्ट लैंड है, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया में कैसा है। देखो यही चीज़ हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया में कैसे। यहाँ पे आपको ये बताया कि इसका डेटा कैसा है, यहाँ पे आपको स्टार्ट्स के फॉर्म में ये चीज़ स्टार्ट उसके फॉर्म में दे दी है। लेकिन यहाँ पे आपको पैराग्राफ से इधर से आपका मेन स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ से समझ में आता है कि हाँ फॉरेस्ट में कितना है, फिर वेस्ट लैंड हमारे पास कितनी है, फिर कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे अगर हम जिस तरीके से हमारे पास जैसे रोड बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन है, इंडस्ट्रीज़ है, ये सब भी हमारे लैंड यूज़, हमारे लैंड का हम यूज़ करते हैं इन तरीक़ों से भी। अब क्या है, जो कंटिन्यूस यूज़ है ना लैंड का, जो जैसे हम यूज़ अभी कर रहे हैं, अगर हमने इसको लॉन्ग टाइम तक किया बिना कुछ मेजर्स लिए इसको कंजर्व करने के या मैनेज करने के लिए, तो लैंड डिग्रेडेशन होगा, और ये होगा ही होगा, मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग, ऐसी चीज़ फिर होनी ही है अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो, ठीक है। अब क्या है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, तो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, फिर कंजर्वेशन क्या होता है, तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारी जो लैंड है ना, वो हमारी जो पास्ट जनरेशन है उन्होंने हमारे साथ शेयर करी है, और हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के साथ शेयर करना है। बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए हमें लैंड चाहिए होती है, ठीक है। अब कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि ये हो गया आपका डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब क्या है, यहाँ पे आपको बताया जाएगा
कि लैंड डिग्रेडेशन अलग अलग जगहों पे किस वजह से है। जैसे कि माइनिंग होती है, माइनिंग के स्कार्स रह जाते हैं, स्कार्स मतलब कि जैसे दाग धब्बे रह जाते हैं, गड्ढे से रह जाते हैं बने बने, ठीक है, ट्रैक्स रह जाते हैं, ओवरबर्डनिंग के ट्रेसेस रह जाते हैं। तो ये इन जगहों में जो है डिफॉरेस्टेशन जो है माइनिंग की वजह से है। फिर गुजरात, राजस्थान, इन जगहों पे ओवरग्रेजिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश या इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? एल्कलिनिटी सॉइल की बढ़ जाती है, सलाइनिटी बढ़ जाती है, उसकी सॉइल ज़्यादा एल्कलाइन हो जाती है। फिर क्योंकि मिनरल प्रोसेसिंग होती है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन बन रहा है, सिरेमिक इंडस्ट्री में सोपस्टोन बन रहा है। तो ये सारी रीजंस हो जाती है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये क्या है हमारी, ये है हमारी रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो ये हमारा टॉपिक हो जाता है, अब क्या लैंड डिग्रेडेशन है तो उसको प्रोटेक्शन भी करना है, अलग अलग तरीके भी हमारे पास होने चाहिए। तो उस तरीकों में क्या होता है आपका, ये हो गया एफॉरेस्टेशन। ठीक है, हाइलाइटर कौन सा कलर लूँ, रेड लेती हूँ चलो। एफॉरेस्टेशन हो गया, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग हो गया, फिर प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेसिंग, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सैंड ड्यून्स, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटी, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ठीक है, और देखो कितने हो गए ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 पॉइंट्स हो गए। अगर 5 मार्कर में आ जाता है तो क्या हम नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। द थिंग इज बुक में आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं, बुक में आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे आपने लिख दिया फर्स्ट पॉइंट एफॉरेस्टेशन, तो सिर्फ एफॉरेस्टेशन मत छोड़ो, उसके आगे कुछ लिख दो, जैसे कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके लिख दोगे। अब क्या है, अब हमारे पास ना एक और चीज़ आती है, हमारे पास सॉइल है। भगवान ने हमें एक और चीज़ दी है जिसके बिना ऑफ कोर्स कुछ नहीं कर सकते। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल रिसोर्स, क्योंकि सॉइल नहीं होगी तो पेड़ नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो हमें सांस नहीं मिलेगी, सांस नहीं मिलेगी तो हम रहेंगे कैसे। ठीक है, अगर सांस कहीं ना कहीं से अगर मिल भी जाती है तो खाना कैसे उगेगा सॉइल के बिना। सॉइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेन्यूएबल रिसोर्स है, और सॉइल एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके की सॉइल है, हर एक सॉइल के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ चीज़ें खासियत होती है, कैसे समझ में आएंगी। फिर उसके बाद सॉइल इरोशन कंजर्वेशन, और यहाँ से टॉपिक जो है आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि देखो इस चैप्टर में आपको जो क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन आपका दो चीज़ों पे था। एक थे आपके टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जो टॉपिक हो चुके हैं सीबीएसई से अब डिलीटेड, और आपकी एनसीईआरटी बुक से भी उसको हटा दिया है। तो इस यहाँ से फिर आ नहीं सकता क्वेश्चन, बचा सॉइल वाला टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बड़े वाले 3 मार्कर के 4 मार्कर के। ठीक है, तो इसलिए सॉइल को फिर अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो सॉइल क्या है, अब सॉइल की खासियत क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। तो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मीडियम है प्लांट ग्रोथ का। ठीक है, मीडियम है प्लांट ग्रोथ का। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, रेन्यूएबल रिसोर्स है, बहुत अच्छा सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को, लाइफ को, लिविंग सिस्टम है। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर बनते हैं बनने में। रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सब डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल की फॉर्मेशन डिटरमाइन, ये सारी चीज़ें करती हैं। फिर जो है फोर्सेज ऑफ नेचर है, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये सब भी कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। और केमिकल्स होते हैं, और जो ऑर्गेनिक चीज़ें जो है विच कैन टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर सॉइल में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं, और सॉइल जो है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। इन सारी चीज़ों की वजह से अलग अलग तरीके की सॉइल है, क्योंकि हर एक सॉइल की फॉर्मेशन की हिस्ट्री अलग है, हर एक का कलर अलग है, थिकनेस अलग है, टेक्सचर की एज अलग है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है। तो इसी वजह से अलग अलग सॉइल हमारे पास है, अलग अलग फैक्टर्स की वजह से। तो ये मैंने बहुत सारे बता दिए, पर 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, जैसे लिविंग सिस्टम है, मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ है, ठीक है, रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल ये ना 9th क्लास में पढ़ चुकी हूँ, वैसे दोबारा पढ़ लेते हैं। तो देखो हमारा इंडिया का मैप दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे इस रीजन में पहाड़ है, और ये ऐसे पूर्वांचल हिमालयास। ठीक है, इस रीजन में डेजर्ट है। देखो यहाँ है माउंटेन्स, यहाँ है डेजर्ट। इंडिया का ना मैप याद कर लो। देखो कभी भी ना सॉइल समझने में परेशानी नहीं आएगी अगर तुम चीज़ें समझ लोगे। एक बात बताओ, एलुवियल सॉइल सबसे फर्टाइल सॉइल होती है। सबसे फर्टाइल सॉइल कब होगी, जब
उसे मॉइस्चर अच्छे से मिलेगा, वाटर अच्छे से मिलेगा। नदियाँ पहाड़ से बहती है और ऐसे नॉर्दर्न प्लेन्स पे बहती हुई आती है और अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है। क्या क्या कौन सी चीज़ें लेकर आती है बताओ, सोचो, 9th क्लास में पढ़ा है ना। अपने साथ नदियाँ माउंटेन्स का मॉइस्चर लेकर आती है, अच्छी सॉइल लेकर आ जाती है अपने साथ बहती बहती। ठीक है, तो ये एरिया क्या हो जाता है, ये एरिया हमारा प्लेन्स एरिया हो जाता है और यहीं की सॉइल सबसे ज़्यादा अच्छी होती है और यहाँ पे ज़्यादातर एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन, डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन जो है वो रिच होता है मिनरल्स में, रिसोर्सेज में, इन सारी चीज़ों में। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। वो कैसे याद करते हैं वो समझ आ जाएगा, बट ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कभी कभार आप क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको जब पता होती है ना, आप चीज़ें इंटर रिलेट करके चलोगे। देखो, अलग अलग चैप्टर को अलग अलग पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, हर एक चैप्टर को कनेक्टेड करो। SST, साइंस, जोग्राफी, सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, साइंस और SST भी कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, ये भी कभी नोटिस करना। जैसे तुम SST में ना छोटी क्लासेस में तुम्हें लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पढ़ाया जाता है और यही सेम चीज़ जो है तुम्हारी साइंस में भी फिनोमेना यूज़ होता है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का। अब चलो SST पढ़ते हैं, बहुत होगी बातें। अब यहाँ पे क्या है, हिमालयन रिवर जो है, जैसे कि हिमालयन रिवर जो आती है हमारी इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनके ये हमारी नॉर्दर्न इंडिया से थोड़ी बहुत बहती हुई जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे ये इन 3 के डिपोजिशन से बनी हुई है। फिर उसके बाद जो है ये राजस्थान गुजरात के नैरो कॉरिडोर में, मतलब कि राजस्थान और गुजरात की जो जगह है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी फैली हुई है कॉरिडोर जैसे में। फिर यहाँ पे क्या है, एलुवियल सॉइल जो है, जैसे कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गए आपके, देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो यहाँ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ पे देखो यहाँ पे सॉइल पाई हुई है एलुवियल। क्यों पाई हुई है, क्योंकि नदियाँ बहती हुई आती है, अपना डेल्टा बनाते हुए जाती है, तो इसलिए आसपास की सॉइल कैसी हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, तो गोदावरी, महानदी, कृष्णा, नहीं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये रिवर्स हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि आपकी जो एलुवियल सॉइल है ना, इसको हम साइज़ के बेसिस पे 3 रीजन में डिवाइड करते हैं, जो कि है आपका द्वार, चौस और तेराई। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस आपको इनके नाम पता होने चाहिए कि ये किन चीज़ों में डिवाइड होती है। ये क्या होता है, बिगर इन साइज़, फिर थोड़ी छोटी होती है, फिर और छोटी हो जाती है। और फिर एज के बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं, ओल्ड एलुवियल यानी कि भांगर, न्यू एलुवियल यानी कि खादर। जो भांगर है मतलब पुरानी है, उसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है कंकड़, कंकड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, कंकड़ नोड्यूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद खादर में नहीं होते हैं, और खादर जो है वो बहुत ज़्यादा फाइन होती है, भांगर के कंपैरिजन में फर्टाइल भी ज़्यादा होती है। फिर ये है, इसके अंदर पोटाश है, फॉस्फोरिक एसिड है और लाइम है, और ये आइडियल ग्रोथ है शुगर केन, पैडी, वाइट सीरियल, इन सब चीज़ों के लिए हाई फर्टिलिटी है। और जो रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन होती है, जहाँ पे एलुवियल सॉइल है, ये डेंसली पॉपुलेटेड है। और यहाँ पे जो सॉइल है इन द ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलाइन, तो जहाँ पे थोड़ी सूखी जगह होती है वहाँ एल्कलिनिटी ज़्यादा होती है और प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है प्रोडक्टिविटी के बाद, इरीगेशन के बाद। उसके बाद है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हमारी ज़्यादातर देखो डेक्कन ट्रैप यहाँ पे है, डेक्कन प्लेट्यू की रीजन पे, जहाँ पे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और थोड़ा साउथ में गोदावरी और कृष्णा वैलीज की के अलोंग है। इसको ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी बोला जाता है, ये आइडियल है कॉटन की ग्रोथ के लिए, तो इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ब्लैक सॉइल विद द पेरेंट रॉक मटेरियल से, ये तो सबको पता ही है। फिर उसके बाद ये क्ले मटेरियल से बनी हुई है, वाटर कैपेसिटी होल्ड करने के लिए वेल नोन है, रिच है सॉइल न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम। ठीक है, ये सब जो है आपके, ये सॉइल जो है वो जनरली पूर होती है फॉस्फोरिक कंटेंट्स में। और एलुवियल क्या होती है, एलुवियल सॉइल फॉस्फोरिक कंटेंट्स में रिच होती है क्योंकि उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब बहुत हॉट वेदर होता है तो ये सॉइल्स जो है ना वो बिल्कुल मतलब क्रैक्स जैसी होती है, क्रैक्स जैसी हो जाती है, और ये जो सॉइल्स है स्टिकी होती है व्हेन वेट। अब देखो क्या होता है, जैसे बारिश हुई है और ब्लैक सॉइल है आपके पास और वहाँ पे आपको कॉटन ग्रो करनी है, तो जैसे हल्की हल्की बारिश होती है ना, वैसे इसको टिलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, ये बहुत ज़्यादा लीचिंग, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो बहुत गीली गीली हो जाती है, तो आप फिर सोइंग नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल क्या है, इग्नियस रॉक्स प्रेजेंट है, उसकी क्रिस्टलाइन पे डेवलप हुई है, लो रेनफॉल के एरियाज में होती है, जैसे कि ईस्टर्न और सदर्न पार्ट हो गए डेक्कन प्लेट्यू के। फिर येलो एंड रेड सॉइल ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मतलब सदर्न पार्ट में है, मिडिल गंगा प्लेन के। अब ये गंगा प्लेन क्या होता है, तो देखो
ये गंगा बहती हुई जा रही है यहाँ से, मतलब गंगा मतलब ऐसे तो नहीं बहती, मतलब स्टार्ट्स लाइक दिस, भागीरथी अलकनंदा ऐसे बहते हुए जाती है, देन इट एंटर्स बांग्लादेश और फिर वो डेल्टा बनाती है। कुछ ऐसे ही था, ये नीचे की तरफ से जाती है, बट हाँ बांग्लादेश में ज़रूर एंटर करती है, ये इतना मुझे पता है। तो यहाँ पे जो मिडिल गंगा प्लेन है ना, यहाँ पे भी पाई जाती है हमारी कौन सी सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। देखो पूरा ये गंगा प्लेन जो है ये इतना दिया हुआ है, तो इसको मिडिल गंगा प्लेन बोला हुआ है। ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। देखो सर्दर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन नीचे की तरफ है, साउथ में मिडिल गंगा प्लेन के, ये रेडिश कलर होती है, रेडिश कलर में दिखती है जब आयरन का डिफ्यूजन, क्योंकि इसमें होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में होती है, मतलब इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है उसमें होती है तब। और ये येलो कलर की दिखती है जब ये हाइड्रेटेड होती है, ठीक है। उसके बाद जो है लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल में आपका लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है लेटर, जिसका मतलब ब्रेक होता है। ये जो है लेटराइट सॉइल जो है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जहाँ पे कभी वेट होता है कभी ड्राई सीजन हो जाता है, उस वजह से डेवलप होती है। इस सॉइल का जो है इंटेंस लीचिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लीचिंग होती है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है। और यहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अब सोचो एसिडिक है तो क्या प्लांट ग्रो होंगे, खेती अच्छी होगी? डेफिनेटली नहीं होगी अच्छी, ये पूर होगी ह्यूमस वगैरह में। तो यहाँ पे आपको रीजन बता दिए कि कुछ सदर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न घाट्स में है, महाराष्ट्र ओडिशा नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स में है। इट इज ह्यूमस रिच, ठीक है, ह्यूमस रिच है बट अंडर स्पेस वेजिटेशन, पर वेजिटेशन हम इसमें नहीं कर सकते क्योंकि सेमी एरिड एनवायरनमेंट है। जनरली ह्यूमस पूर, ठीक है, जनरली इसको हम ह्यूमस पूर भी कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि इसमें ग्रोथ वगैरह नहीं होती है। फिर इरोजन, डिग्रेडेशन, ये सब यहाँ पे होता ही रहता है। काफ़ी सारी टेक्निक्स अडॉप्ट करने के बाद हिली रीजन्स हो गए जैसे केरला, कर्नाटका, यहाँ पे इस सॉइल को टी उगाने के लिए यूज़ किया जाता था, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। और यहाँ पे जो है रेड लेटराइट सॉइल जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, ये कैश्यू नट के लिए। देखो यहाँ से आपके 1 मार्कर आ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर देखो एनसीईआरटी में एक एक टॉपिक है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अभी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आप समझ सकते हो, अभी कर लो। उसके बाद आ जाते हैं एरिड सॉइल। एरिड सॉइल मतलब डेजर्ट एरिया पे होगी, जनरली सैंडी इन टेक्सचर होता है, रेड टू ब्राउन होता है, सलाइन होता है नेचर में, और कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम इवेपोरेटिंग द वाटर को इवेपोरेट करके कॉमन सॉल्ट मिल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेशन बहुत फास्टर है, हाई टेम्परेचर होता है, और जो सॉइल है वो लैक होती है ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा नहीं होता। और क्या है, लोअर हॉरिजॉन्स में वहाँ पे कंकड़ वगैरह होते हैं, और वहाँ पे कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे कि यहाँ पे कंकड़ लेयर फॉर्मेशन है, बॉटम हॉरिजॉन्स है, मतलब यहाँ पे चीज़ें ये है कि जो प्रॉपर इरिगेशन है ना, उसकी वजह से वेस्टर्न राजस्थान में खेती की गई है, बट अगेन सॉइल में इट लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, तो इतनी अच्छी सॉइल नहीं है। फिर फॉरेस्ट सॉइल, जहाँ फॉरेस्ट है, सफिशिएंट एयर है, फॉरेस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल है, ठीक है। यहाँ पे ये लूमी होती है, सिल्टी होती है, कोर्स ग्रेन्ड इन अपर सोप, मतलब कि देखो क्या है, अब यहाँ पे जो टॉप की सॉइल होगी ना वो थोड़ी दानेदार होगी, और जो नीचे की तरफ की सॉइल होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। कैसे? क्योंकि देखो पानी जैसे बहता हुआ आता है, अपने साथ कंटेंट ले आता है, तो यहाँ पे आपको डिपॉजिट सॉइल के ज़्यादा अच्छे मिलते हैं कंपेरेटिवली ऊपर वैली की साइड पे, तो हिमालयस वगैरह में होती है। अब यहाँ पे ये जो सॉइल है ना, ये डेनेंडेशन एसिडिक होती है, लो ह्यूमस कंटेंट होता है, क्योंकि देखो सॉइल जो है लोअर पार्ट्स में वैली के रिवर टेरेसेस में वो फर्टाइल होती है, एलुवियल फैंस के उधर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वैली की यहाँ पे फर्टाइल होती है। अब देखो सॉइल इतनी इंपॉर्टेंट है, तो सॉइल जो है उसका प्रिवेंशन भी करना चाहिए। तो सॉइल इरोजन आता है हमारे पास। सॉइल इरोजन क्या होता है? द डेनेंडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, मतलब कि वॉशिंग वेदरिंग की वजह से, काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से सॉइल का जो टॉप मोस्ट कवर है वो या तो वॉश डाउन हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वो होता है सॉइल इरोजन। अब क्या है, सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है नेचर वाइज तो बैलेंस्ड है, लेकिन हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, यहाँ इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा जो नेचर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इसी वजह से कभी कभार हमें नेचुरल कैलामिटीज़ को फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि अब हमें यहाँ पे ना अलग अलग तरीके की सॉइल इरोजन के बारे में बताया कि अगर रनिंग वाटर जो है
वो क्लेई सॉइल से पास हो जाता है तो वो डीप चैनल्स बना लेता है जिसको गलीज बोलते हैं, और ऐसे इरोजन को गली इरोजन कहते हैं। ऐसी लैंड जो है वो अनफिट होती है, इसलिए उसे बैड लैंड बोलते हैं, और चंबल रीजन में से रिवाइंस बोलते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये गलीज, बैड लैंड और ये रिवाइंस वाला तो आता ही है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे आता है कि कभी कभार क्या होता है कि जो वाटर का फ्लो होता है वो एक तरह से शीट की तरह बह जाता है डाउन द स्लोप। जैसे ऐसे स्लोप है ये, ऐसे करके बह गया पूरा, तो इसके इस उसमें क्या होता है, शीट की तरफ है गया, टॉप सॉइल वॉश्ड अवे, तो उसको बोलते हैं शीट इरोजन। विंड अगर ब्लो हो जाती है तो विंड इरोजन। फिर क्या होता है, सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज बाय डिफेक्टिव प्लगिंग मेथड। डिफेक्टिव प्लगिंग मेथड मतलब प्लगिंग इज रॉन्ग वे अप एंड डाउन फ्रॉम चैनल्स, मतलब कि अगर आप ऊपर नीचे प्लगिंग करते हो जो करेक्ट मेथड नहीं है तो उस वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। फिर है प्लगिंग अलोंग द काउंटर लाइन्स। जब हम क्या, अब यहाँ पे आपको बता दें कि अलग अलग तरीके के इरोजन कौन से थे। अब यहाँ पे आपको बताएंगे कि सॉइल कंजर्वेशन कैसे करें, सॉइल कंजर्वेशन कैसे करें। तो प्लगिंग अलोंग द काउंटर लाइन्स मतलब कि आपका यहाँ पे थोड़ा मतलब माउंटेन है, तो यहाँ पे जो आप ना, यहाँ नहीं, ये मैं टेरेस बता रही हूँ। प्लगिंग अलोंग द काउंटर लाइन्स मतलब कि आपकी जो लाइंस बनी हुई है आप उसके अकॉर्डिंग टू डी एक्सेलरेट द फ्लो डाउन द स्लोप। जैसे कि स्लोप्स है तो आप ऐसे उसमें प्लगिंग कर दो, इस तरीके से उसमें लाइंस वगैरह डाल दो कि पानी अगर बहता हुआ है ना तो उसका जो है स्लोप, उसका जो फ्लो है वो थोड़ा धीरे हो जाए, डी एक्सेलरेट हो जाए, इसे बोलते हैं काउंटर प्लगिंग। प्लगिंग से आप ऐसा करो। लेकिन अगर आप क्या करते हो, स्लोप पे आप टेरेसेस बना देते हो, उसको कट करके सीढ़ियाँ जैसा बना देते हो, उससे वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं इरोजन को, तो वो क्या हो जाता है, टेरेस कल्टिवेशन या टेरेस फार्मिंग, ये आप कह सकते हो। फिर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी फील्ड होती है उसको हम स्ट्रिप्स पे डिवाइड कर देते हैं। बड़ी फील्ड है उसको हम स्ट्रिप्स पे डिवाइड कर देते हैं कि स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास जो है ना वो ऐसे ऐसे उगती रहे, और यहाँ पे बीच में हमने क्रॉप उगा रखे होते हैं। इससे क्या होता है, जब हवाएं चलती हुई आती है ना तो वो क्या करती है, दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड, और इसी को कहते हैं फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग। फिर क्या है, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज। इस केस में क्या होता है, उसके केस में हम स्ट्रिप्स उगा रहे थे, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास। इस केस में हम क्या उगा रहे होते हैं, ट्री, कि हमने जो है ट्री को उगा दिया है। टू क्रिएट अ शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर वे, रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। और ये जो शेल्टर बेल्ट है ये हेल्प करती है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स में और स्टेबलाइजेशन द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। और अगर देखो इसमें देखो, अगर हमारे पास सॉइल कंजर्वेशन पे 5 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है तो काउंटर प्लगिंग डाल सकते हो, फिर टेरेस कल्टिवेशन, टेरेस फार्मिंग आ जाएगा आपका, फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, फिर शेल्टर बेल्ट्स हो गया। तो 4 पॉइंट्स हो गए। तो 1 पॉइंट हम इसमें एफॉरेस्टेशन भी डाल देंगे, तो 5 मार्कर क्वेश्चन अगर आते हैं इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, तो वो भी हमारा फिर रेडी हो जाएगा। विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड आवर ज्योग्राफी चैप्टर 1। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में डालिएगा, ठीक है। चैप्टर ख़त्म हो चुका है, 2 पार्ट्स है इसके, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा। आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।